क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज डूबते क्यों नहीं है? हजारों टन का सामान लेकर जा रहे जहाज पानी में आसानी से कैसे तैर लेते हैं? एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाने वाले ये बड़े बड़े जहाज चलाने के लिए कितने ड्राइवर्स चाहिए होते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत आसान भाषा में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे लोहे के बने जहाज पानी में तैर पाते हैं। वो कौन सी स्थिति बनती है जब कोई जहाज डूबने के लिए मजबूर हो जाता है। शुरुआत करें उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इन जहाजों की जिम्मेदारी किसके पास होती है। देखिए, एक होता है नेवी और एक होता है मर्चेंट नेवी। नेवी का काम देश की बाउंड्री को सुरक्षित करना होता है, जबकि मर्चेंट नेवी का काम समुद्र के जरिए एक देश से दूसरे देश सामान आयात और निर्यात करना होता है। हालांकि दोनों के पास ही बहुत तादाद में शिप्स होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े देशों में व्यापार का सबसे अहम जरिया समुद्री होता है। 90% व्यापार पानी के रास्ते ही होता है, जिसमें शिप्स यानी जहाजों की अहम भूमिका होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एक शिप में कई कई हजार कंटेनर्स होते हैं। ये कंटेनर्स काफी वजनदार होते हैं। अब इतना वजन लेकर जब कोई जहाज पानी में उतरता है तो वो डूबता क्यों नहीं? इसके पीछे का साइंस समझिए। बचपन में आप सभी ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो जमीन की तरफ खुद को ले आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। पानी में भी यही नियम लागू होता है। आप एक पत्थर डालेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन जहाज के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इसके लिए आपको बायंट फोर्स को भी समझना होगा। दरअसल पानी के अंदर ग्रेविटेशनल और बायंट ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। बायंट फोर्स जो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है। अब कौन सी चीज गिरेगी और कौन सी चीज उठी रहेगी, ये इन फोर्सेस पर निर्भर करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो चीज नीचे गिर जाएगी, और बायंट फोर्स ज्यादा होगी तो वो चीज तैरती रहेगी। इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए। बायंट फोर्स कहता है कि जितने वजन का ऑब्जेक्ट पानी में डाला जाएगा वो उतना ही पानी रिप्लेस कर देगा। अब फिजिक्स का ये नियम पानी में तैर रहे जहाज पर कैसे लागू होता है, ये समझिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई जहाज 10 किलो का है, उसके ऊपर 90 किलो का सामान लदा हुआ है। तो ऐसे में जब वो पानी में उतरेगा तो अपने वजन जितना पानी वहां से रिप्लेस कर देगा। ऐसे में बायंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से लोहे का जहाज समुद्र में डूबने के बजाय तैरता चला जाता है। पानी में जहाज कैसे चलता है ये तो आपने जाना। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि नेवी के जहाज और मर्चेंट नेवी के जहाजों में क्या फर्क होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो दोनों में ये है कि नेवी के जहाज पर हथियार रखे जाते हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी के जहाज पर ऐसा नहीं होता। दरअसल मर्चेंट नेवी का जहाज जब भी किसी सामान का आयात करता है या फिर निर्यात करता है तो उसे कई देशों से होकर गुजरना पड़ता है। अब हर देश के अपने अलग नियम होते हैं। उन सब का पालन करते हुए जहाज पर हथियार रखने की मनाही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के बीचों बीच जा रहे जहाज पर हथियार का क्या काम? तो यहाँ आपको बता दें कि भारी सामान लाद कर जा रहे जहाजों पर समुद्री लुटेरों की नजर होती है। मौका पाकर ये जहाज को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। या तो इसमें से कंटेनर्स चुरा लिए जाते हैं या फिर लूट लिए जाते हैं। इन जैसे लुटेरों से बचने के लिए जहाज पर कई तरह के उपाय होते हैं। जैसे एक इक्विपमेंट होता है LRAD यानी लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे ऐसी आवाज को सुनाया जाता है जो सुनने वालों के कान में भयंकर दर्द पैदा कर सकती है। हालांकि शिप में मौजूद लोग इस आवाज से बचने के लिए हेडफोन्स लगा लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पाइप रखा जाता है ताकि पायरेट्स यानी लुटेरों के जहाज पर एक साथ पानी से हमला कर उन्हें डिगाया जा सके। अब चूंकि इसमें करोड़ों का सामान होता है तो समुद्री लुटेरे भी एक्टिव हो जाते हैं। दोनों के बीच दूसरा अंतर होता है इंटरनेट को लेकर। नेवी के जहाजों में इंटरनेट की सुविधा होती है, जबकि मर्चेंट नेवी के कुछ जहाजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी में इंटरनेट नहीं होता। जिन जहाजों पर नेट होता है वो ना के बराबर इस्तेमाल होता है। जैसे जो लोग जहाज पर होते हैं उन्हें 100 MB डेटा मिलता है लगभग 1 महीने के लिए। जहाजों के बारे में इतना सब कुछ जानकर आपके जहन में एक सवाल तो आया ही होगा कि चलता हुआ जहाज अगर रोकना है तो कैसे मुमकिन होगा? क्या जहाज में ब्रेक लगाना गाड़ी में ब्रेक लगाने जितना आसान होता है? इसका जवाब है नहीं। दरअसल जहाज पर ब्रेक लगाने के लिए
रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी लगता है कि जहाज के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या आ सकता है तो वो रडार पर आ जाता है और इसी के हिसाब से ब्रेक लगाने होते हैं। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक इसलिए होता है क्योंकि जहाज लिक्विड पर चल रहा है, जमीन पर नहीं। हालांकि इमरजेंसी केस में ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शिप में लगे प्रोपेलर का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है। दरअसल प्रोपेलर दिशा के हिसाब से काम करता है। मान लीजिए सामने कोई अचानक से शिप आ जाए या कोई ग्लेशियर आ जाए तो प्रोपेलर को इस तरह से खींचने की कमांड देनी होगी कि वो पानी के फ्लो को पीछे की तरफ धकेले। इससे जहाज को आगे बढ़ने में दिक्कत होगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी कौंध रहा होगा कि शिप को अगर रोकना है तो फिर जो समुद्र किनारे शिप पर खड़े रहते हैं वो कैसे रुके रहते हैं। दरअसल इसके लिए एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। एंकर को पानी के अंदर छोड़ा जाता है जो जमीन तक चला जाता है। वहां पर जाकर वो मिट्टी में फंस जाता है जिस वजह से शिप रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। हालांकि एंकर पानी में छोड़ना भी कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बाकायदा पावरफुल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंकर भी छोटा मोटा नहीं होता बल्कि इसका खुद का वजन कई 100 किलो होता है। ये इतने भारी इसलिए होते हैं ताकि शिप को आगे बढ़ने से रोक सके। खैर, जितना मुश्किल पानी में शिप को रोकना होता है उतना ही मुश्किल शिप को टर्न दिलवाना भी होता है। जहाज को अगर मोड़ लेना है तो उसमें भी वही प्रोपेलर काम आता है। दरअसल प्रोपेलर में एक रडार लगा होता है जो उसको मुड़वाने में मदद करता है। बड़े बड़े शिप्स जब समुद्र में चलते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये जहाज 30 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि जब कोई शिप सामान लेकर जाता है या फिर लेकर आ रहा होता है तो उसको 6 महीने और कभी कभार तो साल भर लग जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी देशों को पार कर ये जहाज निकलता है उतने ही देशों में इसको चेकिंग करानी होती है। सारा सामान चेक होता है तभी उसे आगे जाने की अनुमति मिलती है। हर देश सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाता है। यही वजह है कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोग 6-6 महीने तक अपने घर नहीं आ पाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर काम करने वालों को सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। उन्हें 6-6 महीने जहाज पर ही बिताने होते हैं। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। खैर, अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए बहुत सारे ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती है बल्कि 12-13 लोग काफी होते हैं। जहाज में बाकायदा एक कंट्रोल रूम होता है जहां पर सबकी निगाहें होती हैं। इस कंट्रोल रूम में ही सब पॉइंटर्स होते हैं कि प्रोपेलर कैसे चलेगा, पिच एंगल कैसे मैनेज होगा, कैसे इंजन को कंट्रोल करना है। ये सब कंट्रोल रूम से मैनेज होता है। इस कंट्रोल रूम में कई लोग बैठे होते हैं ताकि हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जा सके। तो कुछ इस तरह से चलते हैं समुद्र के बड़े से बड़े जहाज। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।